दोस्तों, बिहार की राजनीति में कई नाम आए, कई गए, लेकिन एक नाम ऐसा था जो जाते जाते भी नहीं गया, जिसका नाम सुनते ही पूरे सिवान का तापमान बढ़ जाता था। वही नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। सिवान दूसरे नंबर पर है और बनारस मंडल में सिवान प्रथम नंबर पर है। शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन। हर क्राइम का कोई मोटिव होता है। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने जितना इलेक्शन लड़ा जीता, कभी हारा नहीं है। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हमें हथियारों का दौर सिखाते हो। एक वक्त में बिहार सरकार से ज्यादा हथियार हमने अपने म्यान में रखे हैं। दोस्तों, हाल ही में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को बिहार में बहुत बड़ी जीत हाथ लगी है। इस जीत के पीछे शहाबुद्दीन की दशकों पुरानी राजनीति एक बहुत बड़ी वजह रही। ऐसे में नेता नानमा के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब मोहल्ले से निकला लड़का बिहार की सियासत का सबसे खतरनाक ब्रांड बन गया। कौन है शहाबुद्दीन, उन पर कितने आपराधिक मामले हैं और कैसे वो सीवान के सुल्तान बने, सब कुछ विस्तार में बताएंगे। नेतानामा देखिए, हर हफ्ते एक नेता की सुनी अनसुनी कहानी। क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? सीवान जिला 70 का दशक, एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर पूरे बिहार का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। 10 मई 1967 को सीवान के प्रतापपुर में शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। राजनीतिक विज्ञान में उन्होंने एमए और फिर पीएचडी कर रखी थी। शहाबुद्दीन पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ी सी हिम्मत थी, आक्रामकता थी और राजनीति की समझ भी थी। ये तीनों चीजें शुरू से ही उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने स्थानीय राजनीति में सक्रियता दिखाई थी और यही सक्रियता धीरे धीरे आपराधिक रास्ते से गुजरते हुए सत्ता के गलियारों में पहुंच गई। सीवान पुलिस ने जल्द ही उन्हें ए कैटेगरी हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया था, लेकिन भीड़ में उनका समर्थन बढ़ता गया। कहते हैं मोहल्ले में किसी का झगड़ा हो जाए तो शहाबुद्दीन का नाम सबसे पहले लिया जाता था। कहते हैं शहाबुद्दीन बाहुबली भी थे और खूंखार डॉन भी। वो अपराध की दुनिया से राजनीति में आए थे, लेकिन दोस्तों वो और भी बहुत कुछ थे। दोस्तों, शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के नापाक गठजोड़ से पैदा हुए शायद सबसे खुले व्यवहार वाले, सबसे अनोखे और सबसे ताकतवर बाहुबली थे। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े दाव वाली राजनीति की दुनिया में वो एक प्यादा भर थे। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने जैसी हिंसा फैलाई वैसी इससे पहले किसी ने नहीं फैलाई। हैरानी की बात तो यह है कि उनको दबंग और बाहुबली कहने वाले भी उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें याद किया करते थे। जब कोरोना काल के दौरान शहाबुद्दीन जेल में बंद थे, तब बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सीवान के ही रहने वाले अजय तिवारी ने कहा कि वो हमेशा से शहाबुद्दीन के आलोचक रहे हैं, लेकिन अगर आज वो जेल से बाहर होते तो सीवान को मेडिकल ऑक्सीजन और डॉक्टर्स की ऐसी किल्लत नहीं झेलनी पड़ती जैसी कोरोना काल के दौरान झेलनी पड़ रही। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल में जाकर मरीजों को देखते, अपने दवाखानों में बैठे नहीं रहते। उन्होंने कहा था कि शहाबुद्दीन को याद किए जाने को लेकर सीवान के लोग हमेशा असमंजस में रहते हैं। ये व्यवस्था की नाकामी ही है जो किसी शहाबुद्दीन को रॉबिन हुड जैसा बना देती है। दोस्तों, आज भी बिहार में सिस्टम विलन बना हुआ है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार के लोग अब भी अपने अपने रॉबिन हुड ही तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, शायद बिहार के सिस्टम में दबंग बनकर काम करना ही ट्रेंड बन चुका है। इसके बिना काम ही नहीं होता। शहाबुद्दीन की राजनीति भी कुछ ऐसी ही बन गई थी। दोस्तों, 1990 के दशक में महाविद्यालय से ही इन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली थी। 1986 के बाद से उन पर कई आपराधिक मामले दायर हुए। फिर आया 90 का दशक। साल 1990 शहाबुद्दीन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसी साल जब देश में राम रथ यात्रा से राजनीति में हलचल मची हुई थी, वो जेल में बंद होकर भी जीरादेई विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बने और जीत भी गए। ये वही क्षेत्र था दोस्तों जहां कभी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि स्थानीय कांग्रेस विधायक त्रिभुवन नारायण सिंह ने किसी आपराधिक मुकदमे में उनकी पैरवी करने से इनकार कर दिया
दिया था और यही राजनीतिक प्रतिशोध उनकी प्रेरणा बन गया। इस अप्रत्याशित जीत के बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहाबुद्दीन पर कई मामले दर्ज थे, जैसे 13 सितंबर 1996 का राजपुर हत्याकांड, 31 मार्च 1997 का छात्र नेता चंद्रशेखर हत्याकांड, 6 मई 2001 प्रतापपुर गोलीकांड, 3 भाइयों की मर्डर वाला 16 अगस्त 2004 में तेजाब कांड, 13 मई 2016 का पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड। दूसरी तरफ इतने आरोपों के बावजूद शहाबुद्दीन के चाहने वालों की लिस्ट छोटी नहीं है। सीवान के लोग शहाबुद्दीन को सीवान का सुल्तान मानते हैं। वो कहते हैं कि जब जब उन्हें शहाबुद्दीन की जरूरत पड़ी तो उनके साथ वो खड़े हुए नजर आए। उनका रुतबा लगातार बढ़ता गया। सीवान की जनता कहती थी कि यहाँ चुनाव नहीं होता, यहाँ परिणाम घोषित होते हैं, क्योंकि जीत सिर्फ एक ही आदमी की होती है और वो है शहाबुद्दीन। इसीलिए सीवान की जनता शहाबुद्दीन को सीवान का सुल्तान कहने लगी। इसके बाद दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने उनकी लोकप्रियता को भांप लिया। उन्हें जनता दल की युवा इकाई में जगह दी। 1995 में वो विधायक चुने गए और 1996 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन के साथ उनकी ताकत और भी बढ़ गई। सीवान में उनके नाम पर पोस्टर, कटआउट्स और निजी दरबार आम हो गए थे। भूमि विवाद से लेकर डॉक्टर की फीस तक के फैसले वो खुद किया करते थे। पूरे 2 दशक तक शहाबुद्दीन सीवान के बेताज बादशाह रहे, जो अपनी अदालत चलाया करते थे। उन्होंने डॉक्टर की फीस 50 रुपए तय कर दी थी। उन्होंने सीवान में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे सीपीआई से लड़ाई की और जिसे भी जरूरत पड़ी पूरी सुरक्षा दी। सीवान के लोग उनसे प्यार करते थे दोस्तों, लोग उनसे डरते भी थे, उनका खौफ भी था, लेकिन मोहब्बत भी उतनी ही थी। 2016 में शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। इस साल नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव जीत चुके थे। 2016 में शहाबुद्दीन जेल से निकले तब वो लगभग 13 साल की सजा काट चुके थे। लोग याद करते हैं कि कैसे वो अपने साथ जेल से 2 बोरी किताबें लेकर आए थे। भागलपुर जेल से उनकी 200 गाड़ियों के काफिले को सीवान पहुंचने में 14 घंटे लगे, क्योंकि लोग सीवान के सुल्तान की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे, भीड़ लगी हुई थी। 2005 से ही शहाबुद्दीन अलग अलग केस में जेल में बंद रहे। 2016 में जेल से निकलने के बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के लिए कहा था कि वो परिस्थितियों के सीएम हैं। आज भी वो बात कायम है दोस्तों। इस बयान के थोड़े दिनों बाद ही 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी थी। उन्हें सीवान जिले से हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। 2016 में थोड़े समय के लिए शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए जरूर थे और इससे पहले 2015 से जेल में बंद थे। वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई आपराधिक मामलों की सजा काटते हुए 1 मई 2021 को शहाबुद्दीन की कोरोना से दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब अपने मरहूम पिता का शव सीवान ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये सुविधा उन्हें नहीं मिल पाई। उनके वालिद को सीवान का सुल्तान कहा जाता था, लेकिन दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ और वहीं वो दफन हो गए। आज उनकी कब्र पर लगे पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने का दिन और इस बात का जिक्र है कि वो कहाँ से थे। ये कब्र भी अब दिल्ली की तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी हुई है। हालांकि शहाबुद्दीन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। उनके बेटे उसामा अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसामा की कहानी शहाब की कहानी से काफी मुख्तलिफ है। कई सारे उतार चढ़ाव, कई सारे बदलाव। अगले एपिसोड में आपको उसामा की कहानी भी विस्तार से बताऊंगी। उनकी कहानी भी अपने पिता की कहानी की तरह है, उनको प्यार भी अपने पिता की तरह ही मिल रहा है सीवान की जनता से, लेकिन फिर भी ना तो वो कोई डॉन है ना कोई बाहुबली। राजनीति में फिर भी उनका सिक्का चल रहा है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।